कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज वीडियो की जो 60 डेज हम लोग देखेंगे उसका नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो आएगा। और मैंने आपसे पहले कहा है, सबसे पहले जीएस के ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे पोर्शन जो हम कवर करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन हॉल पे फायदा देंगे। और डेली के डेली आपको अपना जो काम है घर पे जो आपको करना है वो डेली तैयार रखना है, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको दिया था कि हिंदी के अंदर आप लोग जो पत्र लेखन वाला है उसको पोर्शन को कंप्लीट कर लेना, और मैंने उसको पढ़ाया भी हुआ है वहां से। आज आपका हिंदी में कंप्लीट करना है जनसंचार वाला टॉपिक। सिलेबस में आपके पास है जनसंचार, और इसके लिए सोर्स एक तो मैंने पढ़ाया हुआ है, दूसरा आप एनसीईआरटी की 11th या कहीं पे जनसंचार के माध्यम वाला टॉपिक देख सकते हैं, वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ डेली आप पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे, तत्सम तद्भव डेली देखोगे, ठीक है। वो कंपलसरी है। हिंदी का पोर्शन आज ही रहेगा। इसके अलावा जो उत्तराखंड का पोर्शन है, जिला सीरीज का अगला जिला, इंडिविजुअल टॉपिक का अगला टॉपिक और आपका उत्तराखंड इतिहास का अगला टॉपिक, तीनों टॉपिक आपके तैयार रहने चाहिए। और उसके बाद जो समय बचता है परीक्षावाणी और विंसर ईयर बुक से अपना समय निकाल के अध्ययन कीजिए, ठीक है। तीसरी चीज जो बचती है जीएस की बचती है। जीएस हम पैरेलल साथ लेके चल रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे, मैं भी आपको यहाँ पे जीएस की क्लासेस दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का पढ़ के जाइए, क्योंकि रिवीजन अगर सिलेबस से करके जाओगे वही काम आएगा। अन्यथा अगर आपने आड़ू माड़ू घिंगाड़ू सारी चीजें पढ़ दी तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला एग्जामिनेशन हॉल पे। आप बेहोश के बेहोश होकर रह जाओगे वहां, ठीक है। इसलिए अपना सिलेबस पढ़ के जाइए, सिलेबस का जितना पोर्शन है उसको कवर करके जाइए। टारगेट रखिए कि आने वाले 60 से 70 डेज में आप सिलेबस पूरा करके एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि अगर सिलेबस से इतर कोई फैक्ट आता है और आपने वो पहले पढ़ा है तो आप वहां गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। वरना अगर आप फिर भी वन लाइनर के चक्कर में लगे, आप कह रहे हैं कि ना ये वन लाइनर, ये हाँ आप वन लाइनर पढ़िए, लेकिन पढ़िए कम से कम सिलेबस की, बाहर के वन लाइनर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे, आज एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय वाला टॉपिक है ना, वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को जो मैंने कल कराया था, कल कहां तक पहुंचे थे हम लोग, आपने देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके प्रमुख अधिवेशन खुद देखोगे, ठीक है, पहले कराया हुआ है। तो अगला हेडिंग आज का डाल दीजिए बंगाल का विभाजन, ठीक है। क्या डालोगे? बंगाल का विभाजन, यानी बंगाल विभाजन आपका आज क्या होगा, टॉपिक होगा, ठीक है। पहला बंगाल विभाजन होगा, सूरत विभाजन होगा, और इसके अलावा एक दो चीज और होंगी जिसमें स्वदेशी आंदोलन और ये सब चीजें हैं, ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन। तो पूरा एक टॉपिक कंप्लीट होगा। जैसे हिस्ट्री का ये पोर्शन कंप्लीट होगा, तुरंत मैं पॉलिटी में आ जाऊंगा। पॉलिटी में ऐसे टॉपिक कराऊंगा जो लास्ट में दिए हुए हैं, जैसे निशस्त्रीकरण, शस्त्रों को रोकने के लिए यूएनओ के प्रयास, पर्यावरणीय समस्याएं, ये वो पहले कराऊंगा, ठीक है। अब मौलिक अधिकार, नागरिकता, ये सब का सब आपको खुद तैयार करना है बच्चों। अगर आप तैयार नहीं करोगे आपको नुकसान होगा। और सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। देखो, बंगाल का विभाजन जो था बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बंगाल में राष्ट्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन को कम करना, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, ठीक है। बंगाल में नेशनल मूवमेंट जो हो रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन को कम करना, ठीक है, आंदोलन को कमजोर करना, या जो अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत हो रही है उसको दबाना, ठीक है, या अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है उसको दबाना। लेकिन जो पहले ब्रिटिशर्स कहते थे, वास्तव में जो भारत की कांग्रेस के लोग थे वो भी चाहते थे बंगाल का विभाजन हो, लेकिन ऐसा विभाजन नहीं, वो चाहते थे पुनर्गठन हो, रीऑर्गेनाइज हो बंगाल, और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हो, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, स्पेशली जो बंगाल का विभाजन किया उसमें क्या किया, इनके अलग उद्देश्य थे। उद्देश्य क्या था, जैसे बंगाल का इलाका है, ठीक है, ये सपोज बंगाल है, इसका पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, पहला उद्देश्य इनका क्या था, जो बंगाल में जो पहले बहुसंख्यक मुस्लिम थे, बंगाल को अल्पसंख्यक करना था। यानी इसमें उड़ीसा, असम, इधर उधर के लोग बसाने थे। जो बंगाल में मूल मुस्लिम थे उनको क्या करना था, इस मूल बंगाल से अलग करके ढाका वाले इलाके में, जो पूर्वी बंगाल था, वहां शिफ्ट करना था, ढाका में। और ढाका में अगर मुस्लिम की संख्या बढ़ेगी तो ये मुस्लिम यहाँ क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं ढाका को मुस्लिम बहुल बनाना था और मूल बंगाल में मुस्लिम को अल्पसंख्यक बनाना था, ताकि मुस्लिम और हिंदुओं के बीच फूट डाल के राज किया जा सके, ठीक है। मुख्य उद्देश्य इनका यही था। इसमें देखो बच्चों, अर्थात आप जैसे उद्देश्य तो मैंने ये बता दिया, ये हुआ किसके टाइम पे था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। देखो, लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था। इसमें क्या था, बंगालियों की मूल आबादी कम करके बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाना, ठीक है। बंगालियों को, जो मुस्लिम कहता ना, बंगालियों को था, ठीक है, यहाँ पे लिखो बंगालियों को
जो बंगाली थे मूल बंगाल में, उनकी संख्या को कम करके, यानी विभाजित करते बंगाल को, उन बंगालियों को क्या कराना था, अल्पसंख्यक बनाना था। दूसरा, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाका बनाना था। जो पूर्वी बंगाल का इलाका ढाका था, इसको मुस्लिम बहुल बनाना था। पूर्वी बंगाल था ना, इसको क्या करना था, मुस्लिम बहुल इलाका, यानी यहाँ बहुसंख्यक हो जाएंगे मुस्लिम बहुल ढाका में, और जो बंगालियों को अल्पसंख्यक, ये मूल बंगाल समझो, इसको ऐसी डायग्राम में बता दो, समझ जाओगे, ठीक है। ये मूल बंगाल समझो, और यहाँ बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाना था, क्योंकि पहले इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी यहाँ पे। अब जब विभाजन हो जाएगा तो कुछ बंगाली इधर हो जाएंगे, कुछ इधर हो जाएंगे, तो अल्पसंख्यक बंगालियों को क्या करना था, बनाना था, ठीक है। इसकी जो सबसे पहले घोषणा हुई बच्चों 3 दिसंबर 1903 को, इनका एक होम सेक्रेटरी था, उसका नाम था क्या अपने आप में, रिस्ले, उसने इसकी घोषणा की थी, ठीक है। सर्वप्रथम घोषणा जो हुई थी, सर्वप्रथम घोषणा 3 दिसंबर 1903 को हुई थी, ठीक है। और किसके द्वारा, रिस्ले के द्वारा। रिस्ले क्या था, ब्रिटिश का होम सेक्रेटरी था एक, ठीक है, एचएस लिख दिया मैंने। इसके द्वारा क्या की गई थी, 3 दिसंबर 1903 को सर्वप्रथम घोषणा की गई थी। लेकिन जो इसकी औपचारिक घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को हुई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, बंगाल विभाजन की औपचारिक घोषणा, औपचारिक घोषणा ये हुई थी बच्चों 19 जुलाई 1905 को, ठीक है, 19 जुलाई 1905 को। और ये लागू हुआ था बच्चों अपने आप में कब, देखो क्वेश्चन पूछता है तो ये लागू हुआ था कितने तारीख को, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखना कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था और कब इसको क्या किया था, मतलब घोषणा हुई थी, और किसके समय हुआ था, ये कौन था, उसमें वायसराय था। वायसराय कौन था, अपने आप में लॉर्ड कर्जन था। घोषणा और लागू की तिथि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब ये बंगाल का विभाजन हुआ तो कांग्रेस वगैरह या जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने इसका क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। और इसका जो विरोध हुआ वो किस रूप में सामने आया, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। यानी बंगाल विभाजन या भंग विभाजन ही जो एक महत्वपूर्ण कॉज था जिसके कारण क्या आया, स्वदेशी आंदोलन। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है बंगाल विभाजन के उपरांत इनमें से कौन सा आंदोलन उत्पन्न हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन का जनक कहा जाता है इसको, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इसी से मानी जाती है, की शुरुआत, यानी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत अगर किसी आंदोलन से मानी जाती है तो वो कौन सा आंदोलन हो गया, बंग भंग आंदोलन, जो कि बंगाल विभाजन का आंदोलन था। अब आपको कैसा स्वदेशी आंदोलन क्या होता है, देखो सर्वप्रथम जो स्वदेशी आंदोलन था इसका सुझाव 13 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका में आया था, ठीक है। तो लिखो सर्वप्रथम सुझाव, सर्वप्रथम सुझाव, यानी जो सर्वप्रथम सुझाव आया था किस चीज का, बंगाल स्वदेशी आंदोलन का, वो आया था कब, 13 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में, ठीक है। 13 जुलाई 1905 को संजीवनी पत्रिका में, यानी जो संजीवनी पत्रिका है वो किसकी थी, कृष्ण कुमार मित्र की। इनकी जो पत्रिका थी बच्चों संजीवनी, उसी में इसका सबसे पहले वर्णन मिलता है, ठीक है। लिखो संजीवनी पत्रिका में, और किसकी थी ये, कृष्ण कुमार मित्र की, कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका थी संजीवनी, उसी में सबसे पहले किसका वर्णन मिलता है, तो सर्वप्रथम सुझाव मिलता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का क्या मतलब था, हम अपने देश की चीजों को अपनाएं, हम अपने देश के सामान अपनाएं, वस्तुओं को अपनाएं, शिक्षा संस्थान अपने देश के अपनाएं, हम अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा दें, और ब्रिटिश या विदेशी जो वस्तुएं हैं या उनके जो शिक्षण संस्थान हैं, उनके जो सरकारी चीजें हैं, उसका क्या करें, हम बहिष्कार करें, उसके हम अगेंस्ट खड़े हो जाएं, ठीक है। तो यही अपने आप में स्वदेशी आंदोलन का सुझाव सर्वप्रथम इसी ने दिया था बच्चों, ठीक। अब देखो जो स्वदेशी आंदोलन था बच्चों, इसका परिणाम क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्रता मिली। 16 अक्टूबर को बंगाल में रक्षाबंधन मनाया गया, यानी एकता का परिचय दिया गया। अमार सोनार बंगला और एकला चलो जैसे नारे इसी के अंदर दिए गए, ठीक है। अब इसके परिणाम क्या हुए, देखो स्वदेशी आंदोलन था क्या, मतलब देखो स्वदेशी आंदोलन का मतलब था अपने देश की वस्तुओं और अपने देश के शिक्षण संस्थाओं या अपने मतलब ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, लिख दो सीधे सीधे, आप समझ जाओगे, ठीक है। ब्रिटिश वस्तुओं अपनी संस्थाओं का बहिष्कार, ब्रिटिश वस्तुओं व संस्थाओं का बहिष्कार, ब्रिटिश वस्तुओं व संस्थाओं का बहिष्कार, इसका क्या था बच्चों, मुख्य उद्देश्य था किसका, स्वदेशी आंदोलन का, ठीक है। अब इसका स्वदेशी आंदोलन में तो किसका अपनाओगे, अपने देश की संस्थाओं, अपने देश की वस्तुओं को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो इससे क्या परिणाम हुआ, स्वदेशी आंदोलन की जो परिणाम निकले उससे ये परिणाम निकले, एक तो राष्ट्रीय आंदोलन को क्या मिला,
बल मिला। ठीक है, पहला लिखो राष्ट्रीय आंदोलन को बल, राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्रता मिली। ठीक है, दूसरा बंगाल में रक्षाबंधन के रूप में एकता का परिचय दिया गया। बंगाल में 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन मनाया गया। ठीक है, उससे एकता का परिचय दिया गया। इसके अलावा तीसरा पॉइंट लिखो आमार सोनार बंगला, बंगला व एकला चलो का नारा। ये गीत गाएगी किसके द्वारा? टैगोर के द्वारा। लिखो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये सब चीजें क्या की गई थी, इसको बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व राष्ट्रीय उद्योग पे बल दिया गया था। ठीक है, लिखो स्वदेशी यानी अपने देश की चीजें अपनाओ, शिक्षा, उद्योग, ठीक है, पर वह बहिष्कार पर बल, बहिष्कार पर बल। बहिष्कार किसका? ब्रिटिश चीजों का, और अपनाना क्या है? स्वदेशी शिक्षा व उद्योग वगैरह अपनाने हैं, और ब्रिटिश का क्या करना है? बहिष्कार करना है। ठीक है, 22 अक्टूबर जब बच्चों ये स्वदेशी आंदोलन जब अपने पीक पे था, तो 22 अक्टूबर 1905 को, क्योंकि इसमें ना लगभग सभी वर्ग शामिल हो गए थे, महिलाएं इसमें थी, बच्चे इसमें थे, स्टूडेंट्स इसमें थे। थोड़ा सा मुस्लिम ने इसमें ज्यादा एक्टिव नहीं रहे, क्योंकि ब्रिटिश ने पहले ही ऐसा माहौल बना दिया था कि बंगाल का विभाजन करके जो मुस्लिम को एक कर दिया था ढाका में। ठीक है, तो मुस्लिमों को राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाना चाहते थे, और कुछ मुस्लिम नेता भी उसमें इस प्रकार से थे कि वो भी इस चीज को नहीं समझ सके कि ब्रिटिश किस प्रकार से फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस दौरान जब विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक जो मतलब शिक्षक नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी इस मूवमेंट में भाग लेना शुरू किया। तो कर्जन ने एक एक्ट लेके आया, उसको बोला जाता है बच्चों कार्लाइल मतलब सर्कुलर एक्ट है। ठीक है, एक लिखो कार्लाइल सर्कुलर एक्ट है, कर्जन के द्वारा लाया गया, कर्जन द्वारा कार्लाइल सर्कुलर एक्ट लाया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया, जो विद्यालय वगैरह जो शिक्षण संस्थान है, उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, उनको अनुदान नहीं दिया जाएगा, और जो यूनिवर्सिटी से वो संबद्ध हैं, अटैच्ड हैं, वो भी उसका निरस्त कर दिया जाएगा, ताकि बच्चों को डराया जाए। ठीक है, यानी वो सब चीजें कहने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, स्वदेशी आंदोलन अपनी गति से चलता रहा। ठीक है, और ये 22 अक्टूबर 1905 की घटना है, कर्जन द्वारा ये जो एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? 22 अक्टूबर 1905। ब्रैकेट में लिख दो विद्यालय छात्रों को छात्रवृत्ति, स्कूल या कॉलेज को अपने आप में जो अनुदान है या विश्वविद्यालय से संबद्धता है, उसको समाप्त करने की बात इसमें कही गई थी कर्जन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बच्चों अनेक सोसाइटी का गठन हुआ, उसमें एक डॉन सोसाइटी भी है, वो हमने अभी यहाँ पे देखना नहीं है। ठीक है, कुछ इसमें पत्रिका निकली बच्चों, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पत्रिका या कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लिखो। न्यू इंडिया लिखो, किसकी? बिपिन चंद्र पाल की। न्यू इंडिया लिखो, बिपिन चंद्र पाल की। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकली इसमें, क्रॉस चेक कर लेना न्यू इंडिया किसकी है। ठीक है, मैं मेन बता दे रहा हूँ आपको, इसको लिख लेना पेपर में किस किस की है करके। ठीक है, मतलब आप लोग लिख लेना न्यू इंडिया किसकी है, इसको क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, दूसरा वंदे मातरम, ये तो अरविंद घोष का है ना। ठीक है, और अगला लिखो संध्या और युगांतर। इन पत्रिकाओं का प्रकाशन किसने किया ये लिखना है। ठीक है, ये बिपिन चंद्र पाल संभवतः है इसका अरविंद घोष होगा। इसका संध्या का आप लोग चेक कर लेना, मेरे ख्याल से ब्रह्मो बांधो उपाध्याय इनके नाम होंगे, और युगांतर वारिन कुमार घोष। ठीक है, ये वारिन कुमार घोष, बंदोपाध्याय या वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया बिपिन पाल, ये जो भी हैं इसको चेक कर लेना आप लोग। ठीक, ये था अपने आप में बंगाल विभाजन और बंगाल विभाजन के संबंध में स्वदेशी आंदोलन। उससे पहले इसने क्या दिया है, एक टॉपिक और दिया है बच्चों, उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। अब देखो, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, अपने देश की चीजों को अपनाने की बात चल रही थी, इसी दौरान कुछ घटनाएं घटित होती हैं, यानी उदारवादी और उग्रवादी जो दो दल थे, अतिवादी जिसको बोला गया, उनकी क्या विचारधारा थी। ठीक है, तो लिखो स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान दो थे ना इसमें, एक तो थे उदारवादी, देखो यहां लिखो उदारवादी, दूसरे थे उग्रवादी या अतिवादी। ठीक है, अतिवादी। अब इन लोगों की क्या क्या विचारधारा थी, इसको हम कैसे समझेंगे, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो उदारवादी जो थे बच्चों, बहिष्कार सिर्फ कहां तक चाहते थे, बंगाल तक चाहते थे। ठीक है, बहिष्कार जो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार था, ये कहां तक सीमित चाहते थे, बंगाल तक सीमित करना चाहते थे। ठीक है, बंगाल तक
सीमित, ठीक है, बंगाल तक क्या करना चाहते थे, सीमित करना चाहते थे। जबकि जो अतिवादी थे वो बहिष्कार पूरे भारत में करना चाहते थे। एक तो इनके बीच ये मतभेद हो गया, ठीक है, पूर्ण भारत में, यानी संपूर्ण भारत में लिखो आप लोग, सार्व संपूर्ण भारत में क्या करना चाहते थे, बहिष्कार करना चाहते थे, इनके बीच विरोध हुआ, ठीक है। ये जो बहिष्कार चाहते थे सिर्फ ब्रिटिश वस्तुओं का चाहते थे, सिर्फ ब्रिटिश वस्तुओं का, सिर्फ ब्रिटिश वस्तुओं का क्या चाहते थे, बहिष्कार चाहते थे। जबकि जो अतिवादी थे बच्चों वो ब्रिटिश से जुड़ी हर चीज का बहिष्कार चाहते थे, ठीक है, लिखो ब्रिटिश से जुड़ी हर चीज का क्या चाहते थे, बहिष्कार चाहते थे। ब्रिटिश से जुड़ी हर चीज का क्या चाहते थे, बहिष्कार चाहते थे। कौन, अतिवादी लोग, ठीक। ये क्या करते, इन्होंने बच्चों उदारवादी और अतिवादी में वैसे ही पहले से मतभेद था उनके, ब्रिटिश के साथ जो संबंध थे या जिस तरीके से वो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे ले जाना चाहते थे वो तो पहले से उनके बीच अपने आप पे क्या था, विवाद था, ठीक है। तो इसमें एक चीज हुआ था, 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोखले ने की, उसमें स्वशासन का प्रस्ताव पास किया गया था, ठीक है। तो लिखो 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता, बनारस अधिवेशन, ठीक है। गोखले क्या थे इसके, गोपाल कृष्ण गोखले इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ जिस प्रस्ताव को बोला जाता है बच्चों क्या, स्वशासन, यानी अपना शासन, ठीक है, स्वराज नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया, स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। जब ये स्वशासन का प्रस्ताव रखा, इसी के अगले मतलब नेक्स्ट ईयर 1906 में स्वराज की मांग सबसे पहले कलकत्ता में उठाई गई थी, ठीक है। तो लिखो नीचे लिख लेना 1906 कलकत्ता अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें क्या होता, स्वराज की मांग उठाई गई थी, स्वराज की मांग सबसे पहले, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, नेहरूजी अध्यक्ष, लिखो दादाभाई नेहरूजी अध्यक्ष थे, दादाभाई नेहरूजी इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखना, ठीक है। स्वराज की मांग सबसे पहले कहां उठाई गई थी, कब उठाई गई थी, ये क्वेश्चन अपने आप में पूछता है, ठीक। ये तो सब ठीक था, लेकिन ये जो अतिवादी लोग थे, यानी जो वो थे, वो उदारवादियों से गारंटी चाहते थे और कहते थे आप बहिष्कार का प्रस्ताव पारित करो, आप स्वराज का प्रस्ताव पारित करो, स्वशासन का प्रस्ताव पारित करो, लेकिन उसमें हमें गारंटी दो। ये नहीं कि आप चिट्ठी लिख के, रिक्वेस्ट करके, रिमाइंडर भेज के ब्रिटिश से याचनाएं प्रार्थनाएं करने में लगे, ऐसा नहीं, आप गारंटी दो। तो ये अगली बार जब 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होना था, वो पहले किसी और नागपुर वगैरह जगह में था, तो सडनली लास्ट में उनको ये डर लग गई कि यार नागपुर वगैरह में कहीं तिलक वाला ग्रुप, जो जिसमें कौन थे अपने आप में अतिवादी लोग थे, वो एक्टिव ना हो जाए, वो हावी ना हो जाए पे, सडनली उसको शिफ्ट करके सूरत में शिफ्ट कर दिया। और सूरत में जब शिफ्ट किया तो सूरत में ही किसको अध्यक्ष बना दिया गया, अपने आप में रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि उदारवादी खेमे का था, और जिसके कारण क्या हुआ था, उन दोनों में विवाद हो गया था, ठीक है। तो लिखो सूरत विभाजन, ये भी सिलेबस में है, ठीक है। सूरत विभाजन ये कब हुआ था, वर्ष 1907 में। क्यों हुआ था, अध्यक्ष को लेके, आईएनसी के अध्यक्ष को लेके, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु, क्योंकि पहले से विवाद चल रहा था। तो सूरत विभाजन में अध्यक्ष फाइनली कौन बना, अध्यक्ष कौन बना, रासबिहारी घोष, ठीक है। रासबिहारी घोष को क्या बनाया गया था बच्चों, अध्यक्ष बनाया गया था अपने आप में, किसमें, सूरत के विभाजन में। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सूरत विभाजन में अध्यक्ष पूछेगा तो रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। अब देखो जैसे ही यहाँ से उग्रवादी अलग हो गए, क्योंकि वो स्वदेशी स्वराज बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर गारंटी चाहते थे। अब स्वदेशी आंदोलन ने एक और चीज पे बल दिया बच्चों, वो था आत्मनिर्भर व आत्म शांति का नारा। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है आत्मनिर्भर वो आत्म शांति का नारा किस आंदोलन के दौरान था, आत्म शांति का नारा किस आंदोलन के दौरान था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या था, आत्म शिक्षा, सॉरी आत्मनिर्भर व आत्म, अपने आप में किसका नारा दिया था बच्चों, शांति का नारा दिया था। वो किसके दौरान दिया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है। अब इसी में ये आपका बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन हो गया। अब आप तुरंत क्या करोगे, आज ही लूसेंट ऑब्जेक्टिव से या घटनाचक्र ऑब्जेक्टिव से तुरंत बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन दोनों ही के एमसीक्यू लगा लेना, ठीक है। आज का काम आज ही होना चाहिए और जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। यहीं पर उसने एक टॉपिक लिखा है, कर्जन व उसकी नीतियां, कर्जन व
उसकी नीतियां, यानी हम तो नॉर्मल फैक्ट देखेंगे, ठीक है। कर्जन बच्चों एक ऐसा व्यक्ति था जिसका ये मानना था कि पूरब वह विश्वविद्यालय जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है, यानी पूरब का मतलब था, ये ब्रिटेन से आए थे, पूरब मतलब इनके लिए भारत, यानी अपने आप में जो ईस्टर्न कंट्रीज है भारत के से ही संबंध है, ठीक है। तो इसने एक स्टेटमेंट दिया था, लिखो, पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता, जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता। ये किसने कहा था बच्चों अपने आप में? पूरा वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता। ये किसकी देन थे? कर्जन की देन थे, ठीक है। कर्जन का स्टेटमेंट है। इसने क्या किया बच्चों? 1902 में पुलिस सुधार हेतु एंड्रूज फ्रेजर के अधीन एक आयोग बनाया, ठीक है। लिखो, पुलिस सुधार हेतु 1902 में एंड्रूज फ्रेजर, क्या लिखोगे? वर्ष 1902 में पुलिस सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर लिख दो, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में आयोग। किसके समय हुआ था पास? इसके समय में, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना है, इसके समय में 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था। विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता विश्वविद्यालय के बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके समय में क्या होता? 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम को पास किया गया था, ठीक है। इसके बाद लिखो बच्चों, इसमें इसने क्या किया था? जो सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था वो इसी के टाइम हुआ था, ठीक है। लिखो, सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण, सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण अगर किसी के समय हुआ पूछता है तो वो कौन है? अपने आप में ये कर्जन के समय ही सर्वाधिक रेलवे लाइन का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, ठीक है। इसके बाद इनके बारे में एक और फैक्ट है बच्चों, इसने क्या किया था? 1904 में प्राचीन स्मारक परिरक्षण एक्ट पारित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। 1904 में जो अपने आप में आर्कियोलॉजी से संबंधित है, पुरातत्व अधिनियम जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए अधिनियम पारित किया। प्राचीन स्मारक परिरक्षण एक्ट। इसके में क्या होता था? अधिनियम में जो प्राचीन स्मारक हैं, ठीक है, जो अपने आप में बने हुए हैं हमारे देश में, उसकी रक्षा के लिए इसने 1904 में प्राचीन स्मारक परिरक्षण एक्ट, यानी अपने आप में आर्कियोलॉजी के मतलब जो आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्चर जो बने हुए हैं, आर्किटेक्ट जो हमारी अलग अलग चीज हैं बनी हुई हैं, उसके परिरक्षण या उसके रक्षण के लिए इसने क्या किया था? एक अधिनियम पारित किया था, ठीक है। ये भी बहुत आता है। 1905 में मैंने बता दिया, इसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में इसी के समय क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। इसी के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। और इसके अलावा इसने कलकत्ता नगर निगम एक्ट भी पारित किया था 1899 में, वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी अकाल आयोग और सिंचाई आयोग भी इसके समय में बने थे, ठीक है। एक अकाल आयोग लिखो, क्या पता कभी पूछ दे, अकाल आयोग, ठीक है। इसके समय में एक अकाल आयोग बना था जिसका अध्यक्ष कौन था? मैकडोनाल्ड के अधीन, ठीक है। अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? मैकडोनाल्ड के अधीन क्या किया था? इसने एक अकाल आयोग का गठन किया था। और इसी प्रकार से इसने क्या किया था? सिंचाई आयोग बना था मैनक्रिफ्ट के अधीन, ठीक है। वो छोड़ दीजिए, आप सिंचाई आयोग आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये था आपका कर्जन व कर्जन की नीतियों से संबंधित क्वेश्चन, ठीक। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक जो आपका दिए हुए हैं, एक मुस्लिम लीग दिया है, एक माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम दिया है। तो वो पूरा जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण और ये वाला क्वेश्चन ना आपका ये सिलेबस में पूरा हो जाएगा। तो लास्ट एक और लिख लो, मुस्लिम लीग, ठीक है। क्या लिखोगे? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, देखो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था बच्चों ढाका में 30 दिसंबर 1906 में हुआ था, ठीक है। गठन कहां किया गया था इसका? ढाका कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 में हुआ था, ठीक है। जब ढाका में इनका सम्मेलन हुआ था बच्चों, उस ढाका में सम्मेलन जो था उसमें जिसने भाग लिया था, देखो, नवाब सलीमुल्लाह खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, ठीक है। इसके अलावा मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखोगे? आगा खां और नवाब बाकर उल मुल्क,
इन लोगों ने क्या किया था बच्चों, भाग लिया था। ठीक है, कहाँ लिया था, ढाका में। ठीक है, ये भाग लिया था ढाका में, जब इनका सम्मेलन हुआ था मुस्लिम लीग के गठन के समय, इन लोगों ने इसका क्या किया था, भाग लिया था। और 1908 में इसका स्थायी अध्यक्ष आगा खां को बना दिया गया। ठीक है, लिखो 1908 में इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, आगा खां बने थे। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया था बच्चों, पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए मांग की थी भारत में। ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स से इनके क्या था, जैसे बेसिकली इनका उद्देश्य क्या था, मुस्लिम लीग के गठन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार से जो अपने जो मुस्लिम है उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाना, ब्रिटिश सरकार के सापेक्ष से मुस्लिम जो राष्ट्रीय राजनीतिक अधिकार है मुस्लिमों के, उनकी रक्षा करना। बेसिकली यही तो कारण होते ना। अब 1908 में इनका अमृतसर में एक सम्मेलन हुआ था, इसने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ठीक है, लिखो मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग। ठीक है, सेपरेट इलेक्शन 1908 में अमृतसर में इनका एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इस चीज को ब्रिटिश ने मान लिया और पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी। ठीक है, ये कब से हुई थी, 1909 से, मार्ले मिंटो सुधार के अधीन। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के तहत। ठीक है, ये क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों के लिए शुरू हो गई थी, और इस चीज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया था 1916 में। ठीक है, तो लिखो पृथक निर्वाचन प्रणाली को, यानी सेपरेट इलेक्शन सिस्टम को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा मान्यता, INC द्वारा मान्यता कब दी गई, 1916 में। कहां पर, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। लिखो इसके अध्यक्ष, लिखो लखनऊ अधिवेशन के अंबिका चरण मजूमदार, ये क्या थे, अध्यक्ष थे बच्चों। ठीक है, इन्होंने इसको मान्यता दे दी थी। तो ये आपका जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो है भी नहीं, आपका सिर्फ क्वेश्चन इससे ही पूछेगा। तो आपका भारत में राष्ट्रवाद के उदय वाला जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो एंड हो गया। ठीक है, अब कल ये नहीं कि मैं हिस्ट्री देखूं, तुरंत मैं एक ऐसे टॉपिक की ओर आऊंगा जो पॉलिटी के एंड में दे रखे हैं आपके कुछ सेपरेट किस्म के टॉपिक, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी सारा पढ़ाया हुआ बच्चों, आप इसको रिविजन कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।